Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Morning. So, after a long break, we are again back on track with our next chapter, chapter number 5, which is continuity and differentiability. बहुत ज्यादा ही तेज हो गया ये, एक स्पीड कम करो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है। सो एक बार पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं अब तक हमने क्या क्या किया है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, दीज 4 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड। ऑल दीज चैप्टर्स 1, 2, 3, 4, चैप्टर नंबर 1, 2 को छोड़ो, चैप्टर नंबर 3 and 4 आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अलजेब्रा। सो अलजेब्रिक पोर्शन में हमने दो चैप्टर्स कर लिए, कौन कौन से? चैप्टर 3, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। और एक चैप्टर अब अलजेब्रिक पोर्शन का बचता है। वो कौन सा बचता है? एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दैट विल बी इन आवर नेक्स्ट बुक most probably that is chapter number 11. Okay, chapter number 11. So 3, 4, 11 ये हो गया algebraic part। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, अब यहां से जो पोर्शन शुरू होता है इसको कहते हैं कैलकुलस। इसको क्या कहते हैं? कैलकुलस। मतलब अपन नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आ गए अपन अपने कोर्स के। ठीक है। कैलकुलस में कौन कौन सा आएगा? फिफ्थ आएगा डिफरेंशिएशन, जो भी अपन पढ़ेंगे। सिक्स्थ आएगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस। इस बुक से दो चैप्टर्स आएंगे और अगली बुक से तीन चैप्टर्स आएंगे। इंटीग्रेशन, application of integration, and then differential equation, differentiation, application of differentiation, integration, application of integration, and the last one will be differential। ये पांच चैप्टर्स, यानी कि ये मैक्सिमम प्रोपोर्शन आपका कवर करता है आपके 12th बोर्ड का। सबसे मैक्सिमम डिपार्टमेंट इसी का ही है और सबसे क्रूशियल यही रहेगा आपका क्या स्कोर रहता है। ठीक है। उसके बाद अब क्या बचता है? उसके बाद अपना बचता है ज्योमेट्रिक पोर्शन। ज्योमेट्रिक पोर्शन में हमारे पास दो चैप्टर्स हैं इस साल, वेक्टर एंड 3D। ज्योमेट्री पोर्शन में हमारे पास दो चैप्टर्स हैं, वेक्टर एंड 3D। चैप्टर नंबर 9 के बाद 10 and 11 विल बी इन। 11 इसमें आ गया तो फिर वो तो 12 है, एलपीपी हमारा 12। ठीक है। 10 and 11 दिस विल बी अवर ज्योमेट्रिक पोर्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12 उसमें आ ही गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में इस बार स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों को साथ में कर देते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वैसे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट होता है। ओके। तो दोनों मिक्स में है, मतलब मैक्सिमम प्रोपोर्शन प्रोबेबिलिटी का है, उसी के अंदर स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है, तो अपन दोनों को मिक्स कर देते हैं। इसका एक चैप्टर मिलेगा, दैट इज चैप्टर नंबर 3। सो ये हमारा पूरा डिपार्टमेंट। तो अभी अपन कैलकुलस स्टार्ट करेंगे और कैलकुलस जब तक खत्म नहीं होगा तब तक और कुछ नहीं करेंगे, यानी पांचों चैप्टर्स इन कंटिन्यूटी हम करेंगे विदाउट रुके दुके। कोई बड़ी बात नहीं, अगले 3 से 4 महीने निकल जाएंगे। ठीक है। 3 महीने तो मिनिमम मानो इसे। ओके ना? क्योंकि पांचों के पांचों चैप्टर्स लेंदी हैं, कोशिश करेंगे मैक्सिमम जल्दी जल्दी कवर करने की, बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज टू बी डन इन डिटेल। उसके बाद एक्सरसाइजेस भी बहुत सारे, जैसे फिफ्थ चैप्टर की बात करूं तो इसमें शायद 8 या 9 एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है। फिर सिक्स के अंदर भी शायद 2 या 3 एक्सरसाइज है, 5 है वैसे, लेकिन कुछ ऑमिटेड हो गई, 2 या 3 है। एंड सेवंथ के अंदर अगेन 11 एक्सरसाइजेस है। ओके। सो ये बहुत बड़ा सा विशाल सा हमारा पोर्शन है। ओके। चलो, कमिंग टू द डिपार्टमेंट डेफिनेशन। कैलकुलस का मतलब क्या होता है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। अब कैलकुलस वर्ड हमने पहले सुना है चैप्टर नंबर 13 ऑफ योर क्लास 11th, जब अपन ने टॉपिक सीखा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो वहां पे कैलकुलस वर्ड निकल के आया था, आया था। सो उस टाइम हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो बताओ, कैलकुलस जो डिपार्टमेंट है, इट इज अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो बात करते हैं कि कैलकुलस ब्रांच की जरूरत ही क्यों हुई, क्यों पड़ी इसकी जरूरत। इससे पहले जो मैथ्स हम पढ़ते हैं इसको हटा दें, हम कैलकुलस को हटाते, जो बची हुई मैथ्स है, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक भी उसी में आ गया, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये दोनों तीनों डिपार्टमेंट हमको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सारे सारे सॉल्व करके दे रहे थे। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ेगी एक डिफरेंट डिपार्टमेंट की फिर से हमको पढ़ने की जरूरत है? ऐसी कौन से सवाल रह गए जो वो बाकी के डिपार्टमेंट ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स नहीं सॉल्व कर पा रही है, जो हम इस पर आ रहे हैं? ठीक है। तो वो सोचने की जरूरत है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से पुलिस और चोर, थीफ, इनके बीच का इनिशियल गैप लेट्स से 100 मीटर्स। ठीक है। अब पुलिस थीफ दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों भागना शुरू करते हैं। थीफ यहाँ भागना शुरू करता है, पुलिस उसके पीछे भागना शुरू करती है। सो लेट से पुलिस की स्पीड ज्यादा है तभी थीफ को पकड़ेगी, थीफ की स्पीड कम है। तो हर घंटे ये गैप आधा हो जाता है।
हर घंटे ये गैप क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अभी 100 मीटर का गैप है, अगले 1 घंटे के बाद 50 मीटर, क्योंकि पुलिस तेज भाग रही है। सो आप मुझे बताओ कितने घंटे के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी, अंदाजन। हाँ, हर घंटे में गैप आधा हो जाता है, तो अंदाजन कितने घंटे के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। हम्म जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन सोचें कि 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर, ये गैप कितना रहेगा। अभी इनिशियल गैप तो 100 मीटर का है, सो आफ्टर 1 आवर ये गैप कितना रहेगा। तो आफ्टर 1 आवर दिस गैप विल बी 100 का आधा, 50 मीटर्स, राइट। देन आफ्टर 2 आवर्स दिस गैप विल बी 50 का आधा, 25 मीटर। आफ्टर 3 आवर्स दिस गैप विल बी 25 का आधा यानी 12.5 मीटर। एंड आफ्टर 4 आवर्स, ये कम तो हो रहा है ना, कम तो हो रहा है, 12.5 का आधा, 6.25 मीटर। फिर 5 घंटे के बाद दिस गैप विल बी अगेन आधा, 6.25 का आधा करो, 3.025, 3 आधा कर रहे हैं ना अपन, 125, 250 का आधा 125, और 250 है ना, 3.125। 6 घंटे में, अब आप खुद सोचो, इतना करते करते आपको पता चल गया होगा कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। 1 घंटे में 50 मीटर कवर करेगा, तो फिर 5वां घंटा जब चल रहा होगा तब 3 ही मीटर कवर करेगा, है ना। चलो, फिर भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसको उसके नजर, मतलब ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स के नजरिए से इसको मैंने देख रहा हूँ। सो आफ्टर 6 आवर्स दिस गैप विल बी, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 इस लगभग अंदाजा, है ना। तो ऐसे करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो ये कभी जीरो होगा ही नहीं। वाई? क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू को किसी पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करके कभी भी जीरो नहीं बनाया जा सकता। बोलो, टेक एनी पॉजिटिव वैल्यू एंड टेक एनी अदर पॉजिटिव वैल्यू, जरूरी नहीं है सेम लो, कोई दूसरी ले लो, सेम लो, आपकी मर्जी। क्या आप इसको जीरो बना सकते हो? जीरो बनाने के लिए तो न्यूमरेटर जीरो चाहिए, देर इज वन एंड ओनली वन ऑप्शन, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं। सो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ली ना, मैंने इनिशियल गैप 100 लिया और आधा करेंगे तो अगेन एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो हर हाल में ऊपर एक पॉजिटिव और डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं मैं, तो 2 भी तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इट कैन नेवर बिकम जीरो। सो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स के हिसाब से तो पुलिस चोर को कभी पकड़ ही नहीं सकती। अब ऐसा ही होना लग जाए जमाने में तो दुनिया इधर की उधर ना हो जाए कि पुलिस चोर को कभी पकड़ ही नहीं पाए ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स के हिसाब से। सो प्रैक्टिकली कुछ और पढ़ना बाकी था, इसलिए इस ब्रांच की जरूरत पड़ी। ठीक है। एक एग्जाम्पल और, एक बॉल को मैंने ऊंचाई से फेंका, लेट से 10 मीटर की ऊंचाई से फेंका। कितने मीटर ऊंचाई से फेंका? 10 मीटर। हर बार वो जब बाउंस बैक करती है तो वो आधे डिस्टेंस कवर कर लेती है, 5 मीटर कवर कर लेती है, फिर वापस नीचे आएगी, 5 मीटर ही नीचे आएगी, तो अब वापस बाउंस बैक करेगी तो 2.5 मीटर ऊपर आएगी, हर बार वो आधा ऊपर आती है, तो अगेन ये कभी जीरो नहीं हो सकता ट्रेडिशनल मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो ट्रेडिशनल मैथ्स के अकॉर्डिंग तो जिंदगी भर बॉल बस बाउंस ही करती रहेगी। आप 3 साल बाद आके देखोगे अभी बाउंस कर रही है, आप बुढ़े हो जाओगे तब आप आके देखोगे तो भी वो बाउंस ही कर रही है। तो ट्रेडिशनल मैथ्स के अकॉर्डिंग तो ऐसा होगा, बट नॉट रियली, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो रेस्ट पे तो आएगी ना कभी ना कभी। सो अगेन कम्स टू द नीड ऑफ अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। सो कैलकुलस एक्चुअली क्या करता है, किसी भी चीज की टेंडिंग वैल्यू निकालता है, और वहां से फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। हमने इसको शुरू भी किया था जिसको अपन लिमिट्स बोलते हैं, लास्ट ईयर शुरू किया था। एक्सपेक्टेड वैल्यू, भाई ऐसा हो तो अंदाजन क्या होगा, ऐसा हो तो अंदाजन क्या होगा, ठीक है, वहां से ये ब्रांच निकल गई। चले अभी आगे। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे कैलकुलस की जरूरत के। ये एग्जांपल्स आपकी शायद बुक में, यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ोगे सब यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ होगा या कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कैलकुलस की स्टार्टिंग कैसे होगी, क्या क्या इसमें पढ़ना है। सो कैलकुलस की शुरुआत होती है लिमिट से। एक चार्ट बनाते हैं इसका। क्या होती है सबसे पहले शुरुआत? लिमिट्स, जो कि हम पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, अभी इस साल थोड़ा बहुत वापस पढ़ना है। ठीक है। लिमिट्स के बाद जो नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज कंटिन्यूटी, जो आप चैप्टर हेडिंग भी देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो।
कंटिन्यूटी। ऑब्वियसली कंटिन्यूटी किसकी चेक करी जाएगी? फंक्शंस की। किसकी चेक करी जाएगी? फंक्शंस। कंटिन्यूटी के बाद जो नेक्स्ट चीज आएगी वो भी आप हेडिंग में देख पा रहे हो, डिफरेंशिएबिलिटी। तो भी आप देख पा रहे हो क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हालांकि बहुत ही कम बच्चे इस चैप्टर को इस नाम से जानते हैं। आधा मतलब थोड़ा बहुत चैप्टर भी हो जाएगा तो आप भूल जाओगे चैप्टर का नाम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी था। थोड़े टाइम के बाद चैप्टर का नाम केवल डिफरेंशिएशन से याद रहेगा कि हाँ डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर। ठीक है, बट चैप्टर हेडिंग इज व्हाट? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद आ जाओ डिफरेंशिएबिलिटी जब हो जाएगा, देन कम्स डिफरेंशिएशन। एंड कम्स व्हाट? डिफरेंशिएशन। हालांकि दोनों में बहुत ही मामूली सा अंतर है। डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन में नेचर ऑफ क्वेश्चंस का थोड़ा सा डिफरेंस है भाई। एक तो मैं पूछूं कि ये डिफरेंशिएबल है, और एक मैं कहूंगी इसको डिफरेंशिएट करो। तो ये तो प्रोसेस है डिफरेंशिएट करने का, और वो ये पूछने का प्रोसेस है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सो करना तो पूरे चैप्टर में डिफरेंशिएशन ही है। ठीक है, लेकिन एक आध क्वेश्चन इसके भी निकल के आते हैं, हमारे बुक में है। तो थोड़ा सा मामूली से ही डिफरेंस है। डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस फॉलो होगा, जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स होता है, प्लस करने का इनवर्स माइनस करना होता है, डिवाइड करने का इनवर्स मल्टीप्लाई करना होता है, वैसे ही डिफरेंशिएशन करने का जो उल्टा प्रोसेस होता है उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या होता है इसका उल्टा प्रोसेस? उस प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन, वो भी फंक्शंस का किया जाएगा। डन। और फिर जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों चीजें हम पढ़ लेंगे तो लास्ट चीज निकल के आएगी जिसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। और यहाँ पे ये हमारा कैलकुलस पोर्शन 5 चैप्टर की यात्रा करके खत्म हो जाएगा। डन। इन दोनों में बीच में ही हम दोनों के एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो इसी के बाद इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, और फिर इंटीग्रेशन के भी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस भी पढ़े जाएंगे। सो ये सारा सब कुछ अपने को कैलकुलस में कवर करना। ठीक है, एंड एवरीथिंग कम्स स्टेप बाय स्टेप। जब तक लिमिट्स नहीं पढ़े तब तक कंटिन्यूटी नहीं सीख सकते, जब तक वो नहीं पढ़ी तब तक ये नहीं सीख सकते, तब तक वो नहीं पढ़ी। अगर हम स्किप करके बीच में पढ़ रहे हैं तो यकीन मानो हम रट रहे हैं। उस टाइम वो समझ में आएगा, अभी मैं उठा कर डिफरेंशिएशन का इक्वेशन करवा सकता हूँ आपको, आपको समझ में भी आ जाएगा सब बहुत ईजी। लेकिन यकीन मानो आप उसको लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। लंबे समय, थोड़े दिनों के बाद जब मैं आपसे पूछूंगा तो फिर आप वापस घूम फिर के वहीं आओगे कि कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्टेप बाय स्टेप चल के पढ़ें, इसको सीखें। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, सो कैलकुलस का सबसे पहला पोर्शन क्या है? लिमिट्स। टॉपिक का नाम तो कंटिन्यूटी है, बट लिमिट्स पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी तभी समझ में आएगी अच्छे से जब लिमिट्स हम पढ़ चुके हैं। लिमिट्स हम पढ़ चुके हैं 11th में, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे बस। क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आएंगे कि फाइंड द लिमिट्स। क्वेश्चन तो कंटिन्यूटी का ही, जो पहली एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज नंबर 5.1, केवल एक ही एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी की, और केवल एक ही एक्सरसाइज है डिफरेंशिएबिलिटी की। फिर इसके बाद 5.3 से लेके शायद 5.8 तक 7-8 एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस, इसमें डिफरेंशिएशन ही चलेगा। ये एक एक एक्सरसाइज बस दोनों की है। तो कंटिन्यूटी पहली एक्सरसाइज में हमको कंटिन्यूटी पढ़नी चाहिए, लेकिन ये तभी सीख सकते हैं जब लिमिट्स आती है, इसलिए हम स्टार्ट पहले लिमिट से करें। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, अब लिमिट्स का मतलब क्या होता है बोलो? 10th उसमें, सॉरी 11th में सीखा ना आपने थोड़ा बहुत तो। लिमिट्स मतलब लिमिटिंग वैल्यू। एंड व्हाट इज लिमिटिंग वैल्यू? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड लिमिटिंग वैल्यू? ऑब्वियसली लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन। लिमिट फंक्शन की होती है, तो किसी भी फंक्शन की लिमिट क्या होती है, या लिमिट निकालने का अर्थ क्या होता है? उस फंक्शन की लिमिट निकालो। तो मैं क्या निकलवाना चाह रहा हूँ, बस इस चीज को पकड़ के रखना हर एक क्वेश्चन में। इसमें हम जैसे पूरा चैप्टर भी खत्म कर लेंगे ना, डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व कर लेंगे, पूरा डिपार्टमेंट सॉल्व हो जाएगा ना। और फिर भी कई बार हमको कोई कहेगा कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, इस फंक्शन को क्या करो? डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन करो। हम कर भी देंगे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे हम डिफरेंशिएशन की। लेकिन हमको एट द एंड ऑफ द डे हमको यही नहीं पता कि ये जो हमने निकाला है ये क्या निकाला है। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, हमने डिफरेंशिएट कर दिया बड़े से भारी में, 3-4 पन्नों का प्रॉब्लम, बड़ी बहुत बड़े करते गए करते करते फाइनली हमारे पास उसकी डेरिवेटिव निकल के आ गई। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ये जो निकली है ये ओरिजिनल फंक्शन से कैसे कनेक्टेड, ओरिजिनल फंक्शन की ये क्या है।
उसका भाई है, उसकी बहन है, क्या है ये इसका, ये हमको नहीं पता, तो फिर इसका एप्लीकेशन नहीं समझ में आएगा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। एंड प्लस फिर अगेन वही बात है, थोड़े दिनों के बाद हम करेंगे तो फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो जब हम लिमिट सॉल्व कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए ये क्या चीज है। तो बोलो क्या चीज होती है लिमिट्स? किस तरफ जा रहा है? टेंडिंग वैल्यू। लिमिट्स मतलब टेंडिंग या एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब टेंडिंग वैल्यू निकालने की जरूरत क्यों है? क्यों निकालूं मैं? जब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना जानता हूं मैं किसी भी फंक्शन की, तो मैं टेंडिंग वैल्यू क्यों निकालूं? सवाल ही आता है। तो इसलिए निकालनी पड़ती है क्योंकि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी टेंडिंग वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम नहीं होती है। एक्चुअली जिनकी सेम होती है वही फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, अभी हम सीखेंगे। जिनकी टेंडिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू सेम होती है उसको तो हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, जिनकी सेम नहीं होती उनको हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। यानी कि टेंडिंग वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू दो अलग अलग चीजें हैं। दो अलग अलग चीजें ना, वही बात है। अभी टेंडिंग वैल्यू के हिसाब से तो वो पुलिस चोर को पकड़ ही नहीं सकती, लेकिन एक्चुअली तो पकड़ सकती है ना। तो डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेंडिंग एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। हर एक दुनिया के प्रोसेस में टेंडिंग और एक्सपेक्टेशंस में डिफरेंस होती है ना, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी देखते हैं ना रील्स में। ओके, चलो तो कुछ फंक्शंस का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, फिर करते हैं आगे की बात। लेट्स से दिस इज अ ग्राफ, ग्राफ की मदद से समझते हैं। ओके, अक्सर ऐसा ऐसे फंक्शंस में होता है जिसमें मोर देन वन डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, मोर देन वन डेफिनेशंस वाले फंक्शंस, जैसे कि मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू 2x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड एफ एक्स इक्वल टू 10 फॉर x लेस देन इक्वल टू 2, फॉर x लेस देन इक्वल टू 2। ये डबल डेफिनेशन फंक्शन हम लास्ट ईयर पढ़ के आए। ठीक है, पढ़ के आए। फॉर x ग्रेटर देन, या एक काम करो इक्वल टू का साइन यहाँ से हटा के यहाँ कहीं भी लगा सकते हो वैसे तो। ठीक है, सो इस फंक्शन का एक एक्सपेक्टेड ग्राफ बनाते हैं अपन। ईजी है वैसे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, दुगना करना है और 10 लगाना। सो हमने ये भी सीखा कि अगर टू पे डेफिनेशन चेंज हो रही है तो टू पे कुछ ना कुछ हुआ होगा। ओके, टू के लेफ्ट से आते हैं फंक्शन पे, तो टू के लेफ्ट में कुछ नंबर्स ले लेते हैं। लेट से मैंने 5 ले लिया, तो एट एक्स इक्वल टू 5 फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 5, 10 होगी। सो एट एक्स इक्वल टू 5 नहीं, एट एक्स इक्वल टू लेस देन 2 की बात कर रहा हूँ। एट एक्स इक्वल टू -5, सॉरी, एट एक्स इक्वल टू -4 से चलो, तो यहाँ पे माइनस साइन है नहीं मेरे पास, ग्राफ में -4 से चलो, तो एट एक्स इक्वल टू -4 फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? -8। सो ये पॉइंट मिलेगा हमको ग्राफ बनाने के लिए। आगे बढ़ो, -3 पे क्या होगी? -2 पे क्या होगी? -1 पे क्या होगी? 0 पे क्या होगी? तो इस हिसाब से फंक्शन ऐसे जा रहा है, टेंडिंग वैल्यू ये है, टेंडिंग ग्राफ इसका ऐसे बनना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, 0 तक आ गए। 1 पे क्या बनेगी? 2। और 2 पे क्या बनेगी? 4। ओके, तो एक्सपेक्टेशन तो ये कहती है कि इस फंक्शन का ग्राफ 2 के लेफ्ट से ऐसे आना चाहिए था, राइट? 2 के लेफ्ट से ऐसे आना चाहिए था, एक्सपेक्टेशन क्या कहती है। लेकिन एक्चुअली देखो आप फंक्शन की डेफिनेशन, 2 या 2 से बड़ा जब फंक्शन हो जाता है, वैल्यू हो जाती है एक्स की, तो फंक्शन की वैल्यू 10 है। दैट मीन्स ये 2 पे ये वाली वैल्यू नहीं है। 2 पे क्या वैल्यू है बेटा? 10। और उसके बाद तो हर हाल हर हमेशा ही 10 है, तो हमेशा ही 10 है, तो एक पैरेलल लाइन मिल जाएगी एक्स एक्सिस पे। मतलब कांस्टेंट ग्राफ बन गया ना। कांस्टेंट ग्राफ की जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका ग्राफ क्या होता है? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ इस समय जो आप देख पा रहे हो, 2 के लेफ्ट में तो फंक्शन का ग्राफ ऐसे बन रहा था, 2 के राइट में फिर कांस्टेंट हो गया। हो गया ना। तो अब इसकी लिमिटेबल वैल्यू जो है वो तो है 2, ओ सॉरी 4। इसकी लिमिटेबल वैल्यू क्या है? 2 पर इसकी लिमिटेबल वैल्यू क्या है? 4। कैसे पता चला आपको लिमिटेबल वैल्यू? क्योंकि जैसे फंक्शन अप्रोच कर रहा था उस हिसाब से वो 2 पे जाना चाहिए था, लेकिन वो पहुंच गया कहाँ पे? 10 पे। तो फंक्शन जब ऐसे लूप खा के कहीं से कहीं पहुंच जाए तब जरूरत पड़ती है लिमिटेबल वैल्यू निकालने की। तो एक्चुअल वैल्यू तो है 10 और लिमिटेबल वैल्यू है
2 ऑफ 10 4 लिमिटेबल वैल्यू है 4 एक्चुअल वैल्यू है 10 सो इज इट ए कंटिन्यूअस ग्राफ चेक करो हमको पेन उठाने की जरूरत पड़ी ना सो मैं कह दूंगा ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है क्यों है क्योंकि एक्सपेक्टेशन अलग है रियलिटी अलग है पेंडिंग वैल्यू अलग है एक्चुअल वैल्यू अलग है फंक्शन की और लिमिटेबल वैल्यू अलग है अच्छा एक और चीज अगर मैंने आपसे पूछा कि जब फंक्शन देखो यहां से देखो जब फंक्शन धीरे धीरे जब एक्स की वैल्यू -4 से 2 की तरफ बढ़ी यहां से लेके जब यहां तक ये एक्स की वैल्यू बढ़ी जैसे जैसे एक्स की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच हुई वैसे वैसे वाई की वैल्यू कहां से कहां अप्रोच हुई तो यहां से लेके और यहां पे अप्रोच हुई बोलो तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू 2 पे अप्रोच हुई वैसे वैसे वाई की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू वाई की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एक ही बात है फंक्शन की वैल्यू कहां अप्रोच हुई 4 इस बात को जो मैंने अभी कही इस बात को मैथमेटिकली लिखते हैं जैसे जैसे x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच हुई वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू 4 पे अप्रोच ये लिखने का अर्थ ही यही है जो मैं कह रहा हूं जैसे जैसे x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है वैसे वैसे फंक्शन fx की वैल्यू fx की जगह आप y भी लिख सकते हो y की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू भाई ग्राफ में वो y एक्सेस होती है लेकिन एक्चुअली फिर अपन उसको fx बोलते हैं फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच होती है 4 लेकिन लेकिन एक्चुअली 2 पे फंक्शन की वैल्यू 10 है तो ये फंक्शन की वैल्यू 2 पे नहीं है ये फंक्शन की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स 2 है उसका आंसर 4 है लेकिन एक्चुअल वैल्यू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 10 सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 10 ठीक है तो फंक्शन की वैल्यू एट 2 को अपन एफ ऑफ 2 से कहेंगे फंक्शन की टेंडिंग वैल्यू व्हेन एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 को अपन इस तरीके से लिख के या बोल के कहेंगे क्या कहेंगे इसको लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 2 एंड इक्वल टू व्हाट 4 ओके वन मोर थिंग आपने यहां से यहां अप्रोच किया है जब आप इसको 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हो बेटा तो 2 की तरफ तो अप्रोच यहां से भी किया जा सकता है यहां से किया जा सकता है मतलब आप पीछे से आओ 10 पे वैल्यू बताओ 10 9 पे वैल्यू बताओ 10 8 पे 10 7 पे 10 6 पे 10 5 पे 10 4 पे 10 3 पे 10 तो इस हिसाब से तो 2 पे 10 है इस हिसाब से तो 2 पे इसकी वैल्यू क्या है 10 यानी कि 2 की तरफ अप्रोच भी दो तरीके से किया जा सकता है फ्रॉम लेफ्ट साइड यानी फ्रॉम नेगेटिव साइड एंड फ्रॉम राइट साइड यानी कि फ्रॉम पॉजिटिव साइड यानी कि यहाँ पे ये मैंने एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स टू एफ एक्स इक्वल टू 4 लिखा है ना ये भी गलत लिखा है हाँ अब अगर मैं 2 के अगर एक माइनस साइन लगा दूं अब ये सही है अगर मैं प्लस साइन लगा दूं तो फिर 4 नहीं है आंसर फिर 10 है क्योंकि जब मैं पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो पॉजिटिव साइड वाला ग्राफ देखो जैसे जैसे x2 की तरफ अप्रोच हो रहा है वैसे वैसे फंक्शन 10 की तरफ अप्रोच हो रहा है राइट साइड से लेफ्ट साइड से 4 की तरफ अप्रोच हो रहा है लेफ्ट साइड से 4 की तरफ अप्रोच हो रहा है राइट साइड से 10 की तरफ अप्रोच हो रहा है ठीक है तो इस पूरी वारदात से अपने को तीन चीजें मिली एक तो लिमिटेबल वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड एक लिमिटेबल वैल्यू फ्रॉम राइट साइड और एक एक्चुअली फंक्शन की वैल्यू ये तीनों चीजें जब एक हो जाती हैं तब हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या कहा मैंने तीनों चीजें सेम हो जाती है कौन कौन सी पहली चीज टेंडिंग वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट जिसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं दूसरी चीज टेंडिंग वैल्यू फ्रॉम द राइट जिसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं तीसरी चीज एक्चुअली उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ठीक है अब सुनो तीन चीजें मिली मुझे शॉर्ट में लिख दूं एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट आरएचएल राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू लिख देता हूं यहाँ पे शॉर्ट में एक्चुअल वैल्यू ठीक है पहले हमेशा ये चेक किया जाएगा कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं इन केस ये दोनों बराबर हैं इन केस ये दोनों बराबर हैं तब एक बात कही जाएगी लिमिट एग्जिस्ट ठीक है ना इसमें 11th अगर ये दोनों बराबर हैं तब क्या बात कही जाएगी लिमिट एग्जिस्ट अगर ये दोनों बराबर ही नहीं है तो मैं क्या कहूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और फिर एक्चुअल वैल्यू के बराबर है या नहीं है उसको चेक ही नहीं किया जाएगा बात ही खत्म हो गई पहला टेस्ट ही क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा टेस्ट कैसे लगेगा अगर इनकेस ये दोनों बराबर है लिमिट एग्जिस्ट करती है तब चेक किया जाएगा कि ये एग्जिस्टेबल वैल्यू ऑफ लिमिट एक्चुअल वैल्यू के बराबर है या नहीं ओके और इनकेस तीनों ही बराबर हैं इनकेस तीनों ही बराबर हैं तो क्या कहूंगा एफ एक्स या फंक्शन इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी वहां पे स्टेब्लिश हो गई कंटिन्यूटी वहां पे स्टैब्लिश हो गई ठीक है समझ आया ओके अब देखो लिमिटेबल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू
इक्वल है या नहीं है, ये बात फिर भी बच्चों को समझ में आ जाती है। नहीं, उल्टा कह दिया मैंने। एलएचएल और आरएचएल सेम है या नहीं है, ये बात फिर भी बच्चों को समझ में आ जाती है कि सर एलएचएल और आरएचएल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा, लेफ्ट साइड से अपन ने जब अप्रोच किया तो 4 एंड राइट साइड से अप्रोच किया तो 10। तो ये दोनों इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये बात तो समझ में आ गई। अभी हमारे केस में इक्वल नहीं थी और ये इक्वल हो जाए। लेकिन जब ये दोनों इक्वल हो जाए, तब ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये फिर इसके इक्वल क्यों नहीं होगी? जब ये दोनों इक्वल हैं तो फिर एक्चुअल वैल्यू के फिर तो इक्वल होनी चाहिए भाई। लेफ्ट साइड से मैं अप्रोच कर रहा हूँ और राइट साइड में अप्रोच कर रहा हूँ, सेम क्वांटिटी पे अप्रोच हो रही है। तो जब सेम क्वांटिटी पे अप्रोच हो रही है, तब एक्चुअल वैल्यू सेम क्यों नहीं हो सकती? इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है भाई, जब दोनों साइड से अलग अलग वैल्यू पे अप्रोच हो रही है, तब तो एक्चुअल वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, ये चीज तो समझ में आई। लेकिन जब सेम ही जगह पे अप्रोच हो रही है, तब एक्चुअल वैल्यू डिफरेंट कैसे और क्यों आ सकती है? ठीक है, सो वही डबल डेफिनेशन वाले फंक्शंस हो सकते हैं या फिर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इन फंक्शंस में ऐसा होता है। ठीक है, या फिर आगे हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल, इन फंक्शंस में ही ये सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, आओ तो लेट्स टेक एन एग्जांपल अगेन। वही ले लेता हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू 2x, और अब की बार मैं ले लेता हूं 10। 2x में लेता हूं व्हेन x नॉट इक्वल टू लेट्स से 1। ओके, एंड ये मैं लेता हूं व्हेन x इक्वल टू 1। जब x 1 के बराबर नहीं है, तब फंक्शन 2x की तरह, यानी 1 से छोटा या 1 से बड़ा। 1 से छोटा या 1 से बड़ा है तो दुगना करो, एग्जैक्टली 1 पे 10 कर दो। ठीक है, इसका एक्सपेक्टेड ग्राफ बना है। तो 1 से छोटी कुछ वैल्यूज ले लो, अगेन पिछली बार की तरह -4 ले लो, तो -4 का दुगना -8, देन -3 का दुगना -6, -2 का दुगना -4, -1 का दुगना -2, 0 का दुगना 0। अब 1 का दुगना 2 होना चाहिए, फंक्शन यहाँ पे आना चाहिए, है ना? कहाँ आना चाहिए? यहाँ पे, लाइक दिस। 1 का दुगना 2 यहाँ पे आना चाहिए। चलो राइट साइड से आते हैं। तो राइट साइड से आओ, 1 के राइट में कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। 5 ले लेता हूं मैं, 5 का दुगना 10, 4 का दुगना 8, फिर बोलो 3 का दुगना 6, 2 का दुगना 4, अगेन 1 का दुगना 2। यानी कि राइट साइड से भी फंक्शन उसी ओर आ रहा है जहां से लेफ्ट साइड से आ रहा है। बोलो आ रहा है ना? यानी इस साइड से भी ये 2 पे टकराना चाहिए, इस साइड से भी ये 2 पे टकराना चाहिए। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपकी बात सेम है और लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है। बट देन ऑल्सो 1 पे तो फंक्शन की वैल्यू 10 है। ठीक है, यानी कि 1 के जस्ट लेफ्ट साइड तक भी सही था, 1 के जस्ट राइट साइड पर भी सही था, लेकिन 1 पे सही नहीं है। 1 पे वैल्यू होनी चाहिए 2, बट है क्या? 10। अब ये वो उस चीज का एग्जाम्पल हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट एक्चुअल वैल्यू के बराबर नहीं है, अभी भी ग्राफ को डिसकंटिन्यूअस ही माना जाएगा। यानी लिमिट एग्जिस्ट होना ग्राफ के कंटिन्यूअस होने की गारंटी नहीं है। एलएचएल आरएचएल इक्वल आके लिमिट एग्जिस्ट होना, अभी है इसमें एलएचएल आरएचएल इक्वल, लिमिट एग्जिस्टेड है, बट देन ऑल्सो द ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस। उसके ग्राफ के कंटिन्यूअस होने की गारंटी नहीं है। कब है गारंटी? लिमिट एग्जिस्ट होने के बाद लिमिटेबल वैल्यू फिर एक्चुअल वैल्यू के भी बराबर हो, तब ही ग्राफ कंटिन्यूअस है। सो दोनों एग्जाम्पल ले लिए। एक एग्जाम्पल जिसमें तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग है, मतलब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से फंक्शन कहीं और जा रहा है। सबका मतलब पता होना चाहिए। ये वो एग्जाम्पल है जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। ऑब्वियसली इसमें तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, इसमें तो बात ही नहीं करनी। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दैट मीन्स क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड से राइट साइड से ग्राफ एक ही और जा रहे थे। ठीक है, लेकिन जब जहां पहुंचना था फिर भी वहां नहीं पहुंचे, जा रहे थे लेकिन वहां पे नहीं पहुंचे। तो ये अगेन एग्जांपल है डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूटी होने का। कंटिन्यूटी यहां पर भी एग्जिस्ट नहीं करी। ठीक है, ओके। अब जब तीनों चीजें बराबर होंगी तभी कंटिन्यूअस फंक्शंस होंगे। क्लियर है क्या सारी बातें? ये अपन ने जो रफ रफ छोटे मोटे एग्जांपल्स लिए ना, अब अपन को क्वेश्चन जब करेंगे ना तो क्वेश्चन हमको सुपर इजी लगेंगे। सुपर इजी मतलब अपन बात को समझ गए करना क्या एक्चुअली। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सर, कंटिन्यूटी जो पहले ही एक्सरसाइज है उसमें ऑब्वियसली चेक करवाएगा कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम कैसे ग्राफ बना बना के देखेंगे? अब 2x था तो दुगना कर दिया, लेकिन फंक्शन इतने इजी देगा थोड़ी ना।
फंक्शन कैसे देगा पता है? फंक्शन तो ऐसे देगा, एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3x³ डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय कॉस क्यूब x एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बना उसका ग्राफ? बन जाएगा कि जिंदगी में भी नहीं बनेगा? तो इसका ग्राफ ही नहीं बनेगा तो मैं कैसे चेक करूंगी कंटिन्यूस है या नहीं है? सो ऑब्वियसली इट विल बी कैलकुलेटेड या इट विल बी असर्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स। ठीक है, डन। चलो अब कुछ लिखना है अपने को। चैप्टर हेडिंग आपने मार्क करी? करो। नोट्स लिखेंगे 5.1 ताकि हम कल से स्टार्ट करें, उसके नोट्स अभी हम लिख देंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर हेडिंग, चैप्टर नंबर 5। लिमिट्स कैसे निकालते हैं क्लास 11th में सीखा, लेकिन फिर भी अपने उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास लिख लेंगे हम। कैसे निकालते हैं लिमिट्स बताओ? लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं बताओ? हम्म एच वाला मेथड क्या होता है? जैसे सपोज करो मैंने कहा लिमिट, हाँ ठीक है, मैंने कहा लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स व्हेन एक्सिस टू टेंडिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ टू, इसकी वैल्यू निकालो। हम क्या करेंगे, टू के लेफ्ट में, मतलब टू जब एक्स टू की तरफ बढ़ रहा है, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, जब एक्स टू की तरफ बढ़ रहा है, इस जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब एक्स टू की तरफ बढ़ रहा है तब एफ एक्स किस ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि टू पे एफ की वैल्यू बताओ, फंक्शन की वैल्यू टू पे बताओ, ये नहीं पूछ रहा हूं मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि जब एक्स टू की तरफ बढ़ रहा है, इसी सिचुएशन में फंक्शन किस ओर बढ़ रहा है, यानी वाई की वैल्यू किस ओर बढ़ रही है, ये बता दो बस मुझे। तो हम क्या करेंगे, सर टू पे तो मुझे नहीं पता, तो टू के जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट पे जो वैल्यू होगी, फंक्शन उस ओर ही बढ़ रहा होगा। यानी कि एक्चुअली मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आपसे 1.9999999999 पे पूछ रहा हूँ। फंक्शन की वैल्यू 1.999999 पे जो भी होगी ना, मैं मान लूंगा कि फंक्शन उस ओर ही बढ़ रहा होगा। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू टू की तरफ बढ़ रही है तो फंक्शन किस ओर बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप है ना एफ की वैल्यू टू पे निकाल दो, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बट इसका मतलब ये जरूर है कि फंक्शन की वैल्यू 1.9999 पे निकालो। अब 1.999 पे कैसे निकालो? तो हम एक वैल्यू अज्यूम करते हैं एच। एच क्या है? अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, बहुत ही छोटी पॉजिटिव वैल्यू। कैसी होती है ये? 0.0000000, पता नहीं कितनी बार जीरो, पता नहीं कितनी बार जीरो, और लास्ट में वन। ये बहुत ही छोटी पॉजिटिव वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, टू में से ये बहुत ही छोटी वैल्यू माइनस कर दूंगा, तो जस्ट टू के लेफ्ट में आ जाऊंगा, मतलब इतना करीब टू के कि करीब करीब टू ही है वो, और वहां पे मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल लूंगा। जो आंसर आएगा मैं कह दूंगा सर फंक्शन इस वैल्यू पे जा रहा था। ओके, अब टू में से जब आप इतनी छोटी वैल्यू माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आएगी, यानी फंक्शन की वैल्यू 1.9999 हम निकाल लेंगे। तो एक्चुअली हमें क्या करूंगा यहाँ पे पता है, मैं ये करूंगा, लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स टू माइनस एफ एक्स, में क्या लिखूंगा, लिमिटेबल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टू माइनस एच। मैं एक्स पे नहीं निकालूंगा, मैं टू माइनस एच पे निकालूंगा। टू माइनस एच वही तो है 1.999। अब जब मैं टू माइनस एच पे निकाल रहा हूँ, वहां पे एच क्या है, एक एच एक बहुत ही छोटी वैल्यू है जो जीरो की तरफ टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, क्योंकि एक बहुत ही छोटी पॉजिटिव वैल्यू को मैं टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो वैल्यू से डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ये हम 11th में सारा सब कुछ करके आए हैं। ओके ना? चलो, सो हम फटाफट से लिमिट्स के कुछ फॉर्मूलाज को रिकॉल कर लेते हैं, लिख लेते हैं फिर से। सो लिमिट्स हेडिंग डाल दी आपने, सबसे पहले स्टार्ट हम इसी से करेंगे। एक मिनट। हम्म हम्म obvious।
तो लिमिट दो तरीके की होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। इसके फॉर्मूले क्लास 11th के ही रिपीट करो, कॉपी पेस्ट करो, ताकि इस साल थोड़ी सी फील मिल जाए। कैसे निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू, ए कोई भी नंबर है, जैसे अभी अपन ने 2 लिया था, तो यहाँ पे 2 की जगह ए अज्यूम कर लिया, तो उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच जब एक्स कर रही है तब फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें से एच माइनस कर देते हैं इस नंबर से, 2 में से, जैसे 2 में से एच माइनस किया तो अभी ए में से माइनस करूंगा, तो आप फंक्शन की वैल्यू ए में से वो एच माइनस करके उस वैल्यू पे निकाल लो जहां पे एच एक छोटी सी वैल्यू है जो जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है। तो ये तो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखा ऐसे जाता है ए के ऊपर माइनस लगा के। राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, इस माइनस की जगह प्लस कर दो और वहां पे माइनस की जगह प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर दो और वहां पे भी माइनस की जगह क्या कर दो, प्लस कर दो। ये सब लिख लिया। ओके। अब जब ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती है, कौन सी वैल्यू, ये LHL और RHL सेम आ जाती है, या यूं कह दूं ये इसके सेम आ जाती है, या यूं कह दूं ये इसके सेम आ जाती है, एक ही बात है, तो क्या होता है, तब ये कहा जाता है कि उस x इक्वल टू ए पर, इस x इक्वल टू ए पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, x इक्वल टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये तो हो गई मैथमेटिकल लैंग्वेज। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, एक्चुअली इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू ए पर, ए वाली वैल्यू पर लेफ्ट और राइट साइड से जाते हैं तो सेम ही तरफ जाते हैं। इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब ये कि दोनों तरफ से हम जाएंगे तो फंक्शन सेम वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है। ओके। नाउ द लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट एट x इक्वल टू ए। इफ इफ अगर ये हो जाए तो हम कह देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है एट x इक्वल टू। ये सब आपने 11th में भी लिखा होगा शायद, ये रिपीट कर। ठीक है। फंक्शन की लिमिट x इक्वल टू ए पे एग्जिस्ट होना कब माना जाता है, जब LHL RHL x इक्वल टू ए पे बराबर हो, जिसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। और फर्दर सॉल्व करें तो हमने नीचे सॉल्व करके बताया था कैसे लिखेंगे, फर्दर सॉल्व करें तो h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और यहाँ पे क्या लिखूंगा a माइनस एच, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, डन। ओके, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, ये तो तब चेक कर पाएंगे ना जब इसको निकालना आएगा, इस चीज को निकालना आएगा। तो ये कैसे निकालते हैं, तो ये निकालने के लिए एक तो तरीका अभी मैंने बता ही दिया, ये काम करना है, क्या, ये वाला काम, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके आगे क्या करते हैं, सवाल ये है कि इसके आगे क्या करते हैं। तो इसके आगे हमको कुछ नहीं करना होता, इस फंक्शन को सॉल्व करना होता है ए माइनस एच पे, इस फंक्शन को सॉल्व करना होता है ए प्लस एच पे, एज पर द गिवन डेफिनेशंस इन द क्वेश्चन। फंक्शंस की डेफिनेशन क्वेश्चन में गिवन होगी कि 2 के लेफ्ट में ये है, 2 के राइट में ये है, आपको उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। और फिर फाइनली आपको जब पूरा सॉल्व हो जाए जितना हो सकता है, तो आपको एच की वैल्यू जीरो पुट अप कर देनी है, दैट्स इट। अभी नहीं करनी, इस समय नहीं करनी, सॉल्व करने के बाद। अभी ऐसा नहीं कि सीधे यहाँ पे जीरो पुटअप कर दो तो एफ ऑफ ए हो जाएगा, फिर तो ये जीरो पुटअप करते ही, समझ आया। सॉल्व करने के बाद आपको एच की वैल्यू जीरो पुटअप कर देनी है, लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी, एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। इस तरीके से लिमिट सॉल्व करते हैं। जब अपन ये पूरा प्रोसेस करते हैं तो 99% तो ये सॉल्व हो जाता है, लेकिन 1% चांसेस क्या आते हैं कि यहाँ से कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बन के आती हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जनरली क्या होती हैं, जीरो डिवाइडेड बाय जीरो, या फिर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, और तीन चार और होती हैं जो अभी लिखवा देंगे। तो अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बन के आ जाएं तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ लिमिट इक्वेशंस का सहारा लेना पड़ेगा, जिनको कुछ थ्योरम्स की मदद से हम 11th क्लास में सॉल्व करके हैं, सैंडविच थ्योरम एंड ऑल।
तो अभी हम उसको सॉल्व प्रूव करके आए कि ये लिमिट इक्वेशन एग्जिस्ट करती हैं, तो अभी अपन उसको प्रूव नहीं करने बैठेंगे, अभी अपन उसका इस्तेमाल करेंगे। तो वो कुछ लिमिट इक्वेशन है जो अभी अपन लिख लेते हैं, जिनको अपने को कुछ 1 या 2% क्वेश्चन है जिसमें वो काम आएगी। मैं तो ऐसे मानता हूँ काम ही नहीं आएगी इस बार, बात कंटिन्यूटी की करेगा वो, लिमिट की बात करेगा ही नहीं। वो जो लिमिट इक्वेशन है वो 11th में फिर भी काम आती थी, इस साल बहुत ही मुश्किल चांसेस है काम है, लेकिन फिर भी हम एक बार लिख लेते हैं कि मान लो वही क्वेश्चन आ जाए जिसमें 1% जिसमें वो काम आ रही हो, तो उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट लिमिट इक्वेशंस। सम इम्पॉर्टेंट लिमिट इक्वेशन। अब देखो अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुटअप कर दूं तो ये 0/0 फॉर्म बनती है ना, साइन 0/0, तो साइन 0 0 होता है 0/0। तो हमको नहीं पुटअप करनी, हमको तो सीधे ही लिख देना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1। सिमिलरली लिमिटेबल वैल्यू व्हेन x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 10x/x भी क्या होता है 1। अब आगे चल के अपन नीचे सीखेंगे कि ये साइन इनवर्स x और टेन इनवर्स x पे भी 1 होगा। अभी क्यों नहीं बता रहे हो, मतलब पहले क्यों नहीं बताई, 11th में क्यों नहीं बताई, उस टाइम साइन इनवर्स और टेन इनवर्स ही नहीं पता था क्या, इसलिए नहीं बताई। अभी अपन इसमें नीचे लिख देंगे इसको, ये दो लिख दी। ओके, नीचे बढ़ो। अब कुछ एक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस की लिमिट इक्वेशंस हैं जो अभी आप लिख तो लो, बट अभी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपको यही नहीं पता कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, नहीं पता ना। क्यों नहीं पता, क्योंकि 11th में आए नहीं, मतलब एनसीईआरटी में तो 11th में है नहीं, अगर आप कुछ एंट्रेंस एग्जाम फाइट कर रहे हो तो फिर भी आ जाता है, लेकिन अभी तो है नहीं। तो है नहीं, तो इस चैप्टर के ही शायद 5th एक्सरसाइज में हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो नोट्स एक जगह बने रहे इसलिए आप लिख तो लो, ओके ना। तीसरी चौथी पांचवी लिमिट इक्वेशन हो गई है। 9:15 तो नहीं बज रही है, गलत है टाइम। कोई और क्लास है अभी? 60? क्या? किसकी? ठीक है, ऑनलाइन है ना वो तो। हो गया, ये तीनों लिख ली। अब देखो, वैसे अपन 5th एक्सरसाइज में डिटेल में देखेंगे, पर अब छोटा सा एक्सप्लेनेशन देख लो, यहाँ से ये यहाँ क्यों है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वहां पे ई लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अब ई क्या है साहब और ए क्या है? ए तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है ना। ई क्या है? ई एक पर्टिकुलर नंबर है जिसको कहते हैं यूलर्स नंबर। क्या कहते हैं इसको? जिसकी वैल्यू करीब करीब 2.718 के बराबर होती है। आप ऐसे मानो 2 और 3 के बीच में होती है। ठीक है, जैसे ज्योमेट्री के अंदर पाए जिसकी वैल्यू 3.14 के आसपास होती है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसके बिना ज्योमेट्री नहीं चल सकती। वैसे ही कैलकुलस में ई यानी यूलर्स नंबर जिसकी वैल्यू 2.718 के आसपास होती है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसके बिना कैलकुलस नहीं चल सकती। तो ये 4th 5th एक्सरसाइज में जब अब एक्चुअली एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम आएगा तब डिटेल में देखेंगे। और डिटेल में क्या है, इतना ही देखना है कि इसकी वैल्यू इतनी होती है। अभी पाए जब अपन ज्योमेट्री स्टार्ट करी तो पाए कहाँ से आया इसके बारे में थोड़ा हमने जांच पड़ताल करी, कहीं से भी आया, पाई की वैल्यू ये है, फॉर्मूले में रखो। तो सिमिलरली अभी ई की वैल्यू ये है, इसको हमको यूज करना है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन में जब आप सीखोगे कि जब अपन लॉग निकालते हैं, तो लॉग जिसका निकाल रहे हैं, जैसे 2 का लॉग निकाल रहे हैं, तो अगर बेस भी 2 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, लॉग 2 टू द बेस 2 1, लॉग 3 टू द बेस 3 1, लॉग 7 टू द बेस 7 1, लॉग 5 टू द बेस 5 1। ओके, लॉग क्या करता है? पावर देता है। लॉग क्या देता है? पावर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 की पावर 5 कितना होता है बताओ। तो अभी तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल का उल्टा, जैसे डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, वैसे एक्सपोनेंशियल का उल्टा लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक क्या लिखूंगा? लॉग 32 टू द बेस 2 इक्वल टू 5। यानी लॉग फंक्शन की रेंज होती है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर थी। ठीक है, तो अगर बेस और ये यहाँ पे और यहाँ पे कहाँ पे, लॉग 2 टू द बेस 2, यानी 2 की पावर 1 2 होती है ना, चेक करो। ये दोनों सेम हो जाए तो ये 1 मिलेगा ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसकी पावर 1 ही तो ये देगी। ठीक है, तो सिमिलरली अब अगर मैं यहाँ पे फॉलो करूं उसको कि लॉग ए, इससे मैं इस वाले फॉर्मूला से मैं 3rd नंबर वाला फॉर्मूला बना सकता हूं, आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे? आप क्या करो, इस फॉर्मूला में ए की जगह ई पुटअप करोगे, तो यहां पर भी ए की जगह ई पुटअप करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? जैसे log 2 टू द बेस 2 1, log 3 टू द बेस 3, log 5 टू द बेस 5 1। तो सिमिलरली log ई टू द बेस, ई भी तो एक नंबर है, यूलर्स नंबर, तो log ई टू द बेस ई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने के लिए दो फॉर्मूले, लेकिन अगर एक भी याद है तो दूसरा याद हो जाएगा।
तो ये हमारे तीन लॉगरिथमिक फंक्शंस के दुनिया के लिमिटेबल वैल्यूज हैं। अब आगे ट्रिग्नो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिख लो दोनों। सिक्स्थ पहले लिखो, सिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ से एक्चुअल डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। यहां से अपने को डिफरेंशिएट करने का सबसे पहला फॉर्मूला मिलेगा जो सिक्स लिमिट इक्वेशन है। एंड देन सेवंथ और एट में साइन इनवर्स और टेन इनवर्स है ऑब्वियसली, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। साइन और टेन में जैसे वन वैल्यू मिलेगी वैसे साइन इनवर्स और टेन इनवर्स में भी वन वैल्यू ही मिलेगी। हो गया। सो ये लिमिट इक्वेशंस यहाँ पे कवर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन लिखो, कंटिन्यूटी। क्या? कॉस वन माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो होती थी। तो वो एक्चुअली जो साइन वन माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू जीरो होती थी। एक्चुअली जो कॉस वाली है उसको सॉल्व करने के लिए कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे और फिर साइन की हमको आती है तो वहीं से वैल्यू जीरो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सबकी याद नहीं करनी, इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ओके, कंटिन्यूटी। तो अब अपन चैप्टर इंट्रोडक्शन पे आए हैं फाइनली। अब तक अपन क्लास 11th का रिकॉल कर रहे थे, राइट, रिवीजन कर रहे थे। अब अपन आ चुके हैं कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी क्या होती है? तो देखो क्या कह रहा है ये, पढ़ते भी जाओ लिखते भी जाओ। एक रियल फंक्शन, पहले तो बताओ रियल फंक्शन क्या होता है और रियल वैल्यूड क्या होता है। और डोमेन कुछ भी हो सकती है। जिसकी रेंज रियल नंबर होना गारंटेड है वो रियल वैल्यूड है। जिसकी रेंज और डोमेन रियल नंबर होना गारंटेड है वो रियल फंक्शन है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी हमेशा चेक रियल फंक्शन की ही करी जाएगी। अगर नॉन रियल फंक्शन है तो कंटिन्यूटी चेक नहीं करी जाएगी। नॉन रियल मतलब आपको डोमेन और रेंज में से कोई भी एक ऐसी चीज ऐसी है जो रियल नंबर ही नहीं है, तो उसका ग्राफ कैसे बनाओगे? ग्राफ ही नहीं बनाओगे तो फिर कैसे चेक करोगे ग्राफ कंटिन्यूस है या नहीं है? समझ आया? ओके। सो अ रियल फंक्शन एफ एक्स को कंटिन्यूस कहा जाता है। और कंटिन्यूस हमेशा एक पॉइंट पे कहा जाता है। अभी अपन ए नाम के पॉइंट की बात कर रहे थे लिमिट्स की दुनिया में, अब कंटिन्यूटी की दुनिया में उसको सी नाम से डिनोट कराएंगे। सी फॉर कंटिन्यूस होता है ना, तो वहीं से ये लेटर ले लिया। सी नामक फंक्शन पे हम इसको कंटिन्यूस, सी नामक पॉइंट पे हम इसको कंटिन्यूस कह सकते हैं। एंड ऑब्वियसली वो सी नामक पॉइंट उसके डोमेन में होना चाहिए। अगर डोमेन में ही नहीं है तो हम उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? बोलो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फोर। मैंने कहा एट एक्स इक्वल टू फोर इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। चेक कर सकते हो क्या? एक्स इक्वल टू फोर उसकी डोमेन में ही नहीं है। तो एक्स इक्वल टू फोर इसकी डोमेन में नहीं है तो एक्स इक्वल टू फोर पे इसकी कंटिन्यूटी चेक नहीं होगी। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि एक्स इक्वल टू फोर पे ये डिसकंटिन्यूस है, नहीं कहूंगा। एक्स इक्वल टू फोर पे ये फंक्शन ही वैलिड नहीं है तो उसकी कंटिन्यूटी ही चेक नहीं होगी। अब चेक ही नहीं होगी तो मैं क्यों कहूंगा कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस? तो वो सी पे जहां पे चेक हो रहा है वो उसकी डोमेन में होना चाहिए। और वो कंटिन्यूस कहलाएगा कब? जब लिमिटेबल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सेम हो जाए। जब लिमिटेबल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सेम हो जाए। समझ आया? एक्चुअल वैल्यू को अपन एफ ऑफ सी कहते हैं, लिमिटेबल वैल्यू को अपन लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी कहते हैं। दोनों सेम हो जाए। फिर फर्दर इसको और डिफाइन करें तो ये दो में टूट गया। लिमिट भी दो तरीके की होती है साहब। ठीक है, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड। तो अभी अपन जहां जहां ए लिखा था बस सी लिख देना, क्योंकि एनसीईआरटी कंटिन्यूटी चैप्टर में उसको सी से डिनोट करा है। कोई बात नहीं, कोई क्या ही फर्क पड़ता है, हम उसको सी से डिनोट करा देंगे। ठीक है, और फिर लिमिटेबल वैल्यू को भी हम फर्दर एच वाले तरीके से तोड़ के लिख देंगे। लिख लिया? ठीक है, यहां तक लिख लिया? ठीक है, ये लिमिट को भी हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया था। और अच्छा, दो पार्ट्स में तोड़ने की जरूरत कहाँ है? मतलब कब है, कौन से क्वेश्चंस में? क्या सारे क्वेश्चंस में तोड़ने की जरूरत है ना? अब हमको कैसे गारंटी होगी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही? मतलब ये दोनों इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी आप ऐसा कह रहे हो कि सर लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो दो पार्ट्स में तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो दोनों इक्वल होंगे। तो आप क्वेश्चन देखते कैसे पता लगाओगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? तो किस क्वेश्चन को आप दो पार्ट्स में तोड़ के करोगे और किसको नहीं करोगे?
क्या बेटा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो इसके बाद का काम है। इस पॉइंट के बाद अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो एच की वैल्यू जीरो पुटअप करो, और नहीं हो रहा है तो लिमिट इक्वेशन यूज करो। वो तो एक डिफरेंट चीज हो गई। ओके, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आप लिमिट को भी दो तरीके के लिमिट्स में ब्रेक करके, हम मतलब आप इस चीज का डाउट क्रिएट कर रहे हो कि कहीं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। इस चीज का आप डाउट क्रिएट कर रहे हो, तभी तो आप दो लिमिट निकाल रहे हो। अगर आपको डाउट ही नहीं है कि नहीं लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, तो आप दो लिमिट नहीं निकालोगे। तो आप कब तो डाउट करोगे और कब नहीं करोगे, सवाल ये है। बहुत ही सरल सा आंसर दे दो। जब जिस पॉइंट पे लिमिट पूछी जाए, उसके लेफ्ट और राइट साइड में फंक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट। मुझे एक चीज बताओ, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना केवल और केवल। उसको क्या हो गया? ये चीज और ये चीज का मतलब क्या है? इतना सा जवाब दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? हम्म वो दोनों वैल्यू इक्वल हैं या नहीं है, राइट? वो वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अब मैंने सपोज करो आपको कहा एफ एक्स इक्वल टू 2x, और मैं पूछता हूं आपसे x इक्वल टू 5 पे ये दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है। x इक्वल टू 5 मतलब x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 पे, लेफ्ट साइड से 5 पे टेंड करो और राइट साइड से भी 5 पे टेंड करो, तो दोनों फंक्शन सेम तरफ अप्रोच करेगा या नहीं करेगा? तो आपने तो देखते ही कैसे बता दिया, पुट करके। और अभी जब मैंने पहला वाला आपको फंक्शन दिया था, उसमें मैंने यहाँ पे 10 रख दिया था, और यहाँ पे कुछ और रख दिया था, यहाँ पे कुछ और रख दिया था, तो हमको चेक करने की जरूरत पड़ी, और अभी आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। लीनियर फंक्शन, लीनियर भी नहीं, डबल डेफिनेशन फंक्शन हो तो जिस पॉइंट पे आप चेक करना चाह रहे हो उसके लेफ्ट और राइट साइड में डेफिनेशंस डिफरेंट हो, तभी तो चांसेस है कि फंक्शन कहीं और जा सकता है। जब डेफिनेशन ही सेम है, अभी जैसे मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू 2x, और मैं चेक करवाना चाह रहा हूँ एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 5, तो 5 के लेफ्ट में भी दुगना करना है, 5 के राइट में भी दुगना करना है, तो कहीं और कैसे जा सकता है फंक्शन? तो इस केस में दो लिमिट सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है? क्या समझे? जिस पॉइंट पे लिमिट चेक करनी है, उस पॉइंट के लेफ्ट या राइट में अगर डबल डेफिनेशन हो या डिफरेंट डेफिनेशन हो, ऐसे कहते हैं, तब तो आप डबल लिमिट निकालो, अदरवाइज सिंगल लिमिट निकालो। अब मुझे बताओ इसमें क्या करोगे। मैंने कह दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3 निकालो ऑफ एफ एक्स, ये निकाल के बताओ मुझे, है ना? और फंक्शन की डेफिनेशन में देता हूं आपको। फंक्शन जो है 3x है व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और एक्स स्क्वायर है व्हेन एक्स इज लेस देन 5। आप निकालो मत, बस आप मुझे ये बताओ कि आप डबल डेफिनेशन से सॉल्व करोगे क्यों? फंक्शन ब्रेक 5 पे हो रहा है और चेक 3 पे हो रहा है, तो 3 के जस्ट लेफ्ट में और 3 के जस्ट राइट में तो एक ही डेफिनेशन है, तो ऑब्वियस बात है कि एक ही तरफ अप्रोच करेगा। अब समझ गए ना? क्या समझे? एक बार फिर से लास्ट टाइम, कि हम दो लिमिट तभी सॉल्व करते हैं जब जिस पॉइंट पे लिमिट चेक करनी है उसके लेफ्ट और राइट में डिफरेंट डेफिनेशंस हो। एक तो ये हो गया। दूसरा, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सेफ पार्ट होता है कि हम दो लिमिट निकाल लें। और तीसरा जो अभी एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, इस टाइप के जो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस है उसमें दो लिमिट निकाल लो। और स्पेशल टाइप ऑफ नहीं है, साधारण फंक्शन है लेकिन डेफिनेशन अलग अलग है, तो दो लिमिट निकाल लो। इनके अलावा कुछ नहीं है तो फिर एक ही लिमिट निकालो, मस्त रहो। डन। अब आप कह रहे हो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वो तो लिमिट के बाद का पार्ट है, अंतिम पार्ट है वो तो, कि हम सब्स्टिट्यूट करें एच की वैल्यू जीरो। तो अगर एच की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करने से इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनती है तब करो, और बनती है तो फिर लिमिट इक्वेशन जो सात आठ लिखी है जिनका रेयरली यूज होगा ट्वेल्थ में, तो अभी इस चैप्टर में तो आप उन लिमिट इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं, याद होनी चाहिए कुल मिला के बात ये। तो इतना नोट हो गया और इतना सब कुछ माइंड में क्रिस्टल क्लियर है कि कब क्या करना है, कब क्या करना है। ओके, अब सुनिए, नोट बाद में लिखना, पहले सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, सवाल सुनिए मेरा। हमेशा एक नई टॉपिक का की शुरुआत एक सवाल से होनी चाहिए, माइंड में एक सवाल है तभी तो टॉपिक है। तो सवाल यह है, मैंने आपसे पूछा कि एफ एक्स इक्वल टू 5x,
इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन और नॉट। सवाल ये है कि चेक करो कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। चेक करो मतलब कंटिन्यूटी इसकी। तो आप क्या करोगे अगर सवाल ये है तो? कैसे समझा सकते हो कैसे कंटिन्यूअस है ये? फंक्शन कहाँ टेंड कर रहा है वो तो तब चेक करते हैं ना जब एक्स की वैल्यू टेंड कहाँ कर रही है, वो गिवन हो। वो गिवन है क्या? कौन सी चीज इसमें मिसिंग लग रही है आपको? इस सवाल में कुछ मिसिंग लग रहा है? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ो। इसमें एक फंक्शन गिवन है, मैंने दिया। और क्या गिवन है? ए फंक्शन, ए रियल फंक्शन, ये रियल फंक्शन है। एफ एक्स है 5x, इज सेट टू बी कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस कहा जाएगा? कहाँ कहा जाएगा? वेर इज दैट पॉइंट सी? अब तक हम कंटिन्यूटी के बारे में ये जानते हैं कि कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे चेक की जाती है। तो इस क्वेश्चन में वो पॉइंट कहाँ दिया है जहां पे मैं कंटिन्यूटी चेक करूं? उसके डोमेन का एक पॉइंट उठा के इसकी कंटिन्यूटी चेक करी जाती है। इसके डोमेन है एनी रियल नंबर। तो सर आप एट एक्स इक्वल टू 2 पूछो मुझसे ये कंटिन्यूस है या नहीं है। इस ग्राफ में एक पॉइंट तो दो जहां पे चेक किया जाए कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। आपने पॉइंट ही नहीं दिया तो मैं कंटिन्यूटी कहाँ चेक करूं? सवाल ये है। तो ये क्वेश्चन अभी की डेफिनेशन के हिसाब से तो क्वेश्चन इनसफिशियंट, मतलब डेटा इनसफिशियंट है। अब अगर मैं आपको कह दूं कि चेक करो कि इज इट ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 10, अब आपके लिए ये क्वेश्चन पूरा बन गया। अब आप 10 के लेफ्ट और राइट साइड में लिमिटेबल वैल्यू देखोगे और एक्चुअल वैल्यू देखोगे 10 पे, तीनों अगर सेम होगी तो आप कह दोगे कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, क्लियर? लेकिन मैं ये कह रहा हूं मैं तो नहीं दे रहा। अब क्या करोगे? तो अब वो नोट इसी के रेफरेंस में है कि अब क्या करेंगे। अगर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी पे सवाल पूछा जाए और पॉइंट ही ना दिया जाए कि जहां पे कंटिन्यूटी का सवाल है, तब उसकी डोमेन के सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक की जाएगी। उसके डोमेन के सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी का सवाल पूछा गया है कि ये इसकी डोमेन में कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस हो तो बता दो, और नहीं है तो कह दो कंटिन्यूअस। वो करेंगे क्या नहीं वो बात की बात है, अभी सवाल समझो। मैंने कहा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है और मैंने पॉइंट नहीं दिया, तो मेरा सवाल ये है कि इसकी जो भी डोमेन होती है आपको पता होनी चाहिए जनरली फंक्शंस की डोमेन क्या होती है, जैसे इसकी तो एनी रियल नंबर होगी। तो ये अपनी डोमेन में क्या किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है क्या? अगर ये किसी भी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तब तो आप कह दो कि भैया तू एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, और अगर नहीं है तो कह दो कि भैया तू एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये सवाल है मेरा। अब नोट पढ़ो क्या कह रहा है। पढ़ो पहले ध्यान से, लिखने का काम बाद में। एक रियल फंक्शन एफ एक्स को जनरली कंटिन्यूअस फंक्शन कह देंगे, मतलब एक थप्पा लग गया कि यू आर ए कंटिन्यूअस फंक्शन इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। अब तक कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की बात हो रही थी, अब कंटिन्यूटी की बात हो रही है, जनरल कंटिन्यूटी की बात हो रही है कि एक फंक्शन बस कंटिन्यूअस है या नहीं है वो चेक करो। अब सवाल आएगा तो क्या करेंगे? आपके माइंड में ये चीज घूम रही है कि अगर सर कोई पॉइंट ना देके जनरली ऐसा ही सवाल आ गया कि चेक करो कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? फंक्शंस पढ़ते ही अपने को पता चल जाता है कि कोई ऐसा पॉइंट है क्या जहां पे इसके डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस हैं। और वो पॉइंट कैसा होता है? वो पॉइंट ऐसा होता है जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। जैसे अभी जो मैंने क्वेश्चन किया उसमें तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो ही नहीं रही है, तो आपने देखते ही बता दिया। आपने पढ़ा नहीं टॉपिक फिर भी आपने देख के बता दिया कि इट इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एनीवेयर, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, लेकिन अगर मैं फंक्शन की दो डेफिनेशन दे दूं, टू के लेफ्ट में अलग दे दूं, टू के राइट में अलग दे दूं और कुछ ना दूं, तो आप कहोगे कि सर अगर ये कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूअस है तो वो टू है, नहीं तो ये कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं। तो अगर जनरली जैसे मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू 5x, है ना, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर
व्हेन एक्स इज लेस देन 2। चेक करो कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस जनरली कह रहा हूँ कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आप क्या कहोगे, सर अगर ये डिसकंटिन्यूस है अपनी जिंदगी में तो 2 पे होगा, अगर 2 पे डिसकंटिन्यूस नहीं हुआ तो फिर और कोई पॉइंट नहीं होगा जिसपे डिसकंटिन्यूस होगा। तो आपने मुझे पॉइंट नहीं दिया, लेकिन मैं तो 2 पे चेक करूंगी। अब फिर 2-3 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, क्या कि 2 के लेफ्ट में तो चांसेस ही नहीं है डिसकंटिन्यूस होने के, 2 के राइट में तो चांसेस ही नहीं है डिसकंटिन्यूस, और 2 पे मैंने चेक कर लिया इस पे डिसकंटिन्यूस नहीं है। दैट मीन्स ये फंक्शन अपनी डोमेन में हर जगह कंटिन्यूस। इस तरीके से कंक्लूड करना पड़ेगा। समझ गए, क्लियर है? ओके, ठीक है। चलो तो अब लिख लो नोट। ठीक है, अब अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी लिखो 4 पॉइंट्स, एंड देन वी आर डन। कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। अगर दो रियल फंक्शंस एफ एक्स जी एक्स कंटिन्यूस हैं किसी एक्स इक्वल टू सी नामक पॉइंट पे, तो इन दोनों का समेशन, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशंट, चारों के चारों फंक्शंस कंटिन्यूस होंगे उस एक्स इक्वल टू सी पे, अगर ये दोनों हैं तो। अब इसका रोल क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कल को मैंने एक फंक्शन दे दिया, इधर देखो स्क्रीन पे एक बार। लेट्स से मैंने एक फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एक्स, और मैंने कह दिया एट एक्स इक्वल टू 7, ये कंटिन्यूस है यानी ये चेक करके बताओ आप। ठीक है, मैंने ये कह दिया, ये चेक करके बताओ। तो अब इस फंक्शन को सोचना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इस फंक्शन को सोचो कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। फिर आप दूसरे केस में इस फंक्शन को सोचो, अगर वो कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 7 और अगर ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 7, तो इन दोनों का क्वोशंट, इनका क्वोशंट अलजेब्रा ही तो है, फंक्शन का अलजेब्रा ही तो बना, वो भी कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू 7। अगर आप एक साथ सोच पा रहे हो तो हो, तब तो कोई इश्यू नहीं है, नहीं सोच पा रहे हो तो आप ऐसे तोड़ के सोच सकते हो। कल को प्लस में भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस कॉस एक्स। अब आप तीनों का ऐसे पूरा कंबाइंड फंक्शन ही सोच पा रहे हो तो आप अलग अलग सोच लो, अगर तीनों के तीनों फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो ये ओवरऑल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब लिखो, if two real functions fx and gx are continuous at x equal to c, then first point is कि fx और gx भी कंटिन्यूअस होंगे, fx माइनस gx भी कंटिन्यूअस होंगे। fx इंटू gx भी कंटिन्यूअस होंगे, और fx डिवाइडेड बाय gx भी कंटिन्यूअस होंगे। अभी तक आपको जो भी लिखवाया गया है नोट्स पे, आप एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को मैच कर सकते हैं। एवरीथिंग इज रिटन इन एनसीईआरटी एज वेल, तो दैट इज द प्रूफ कि हम एज पर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं। ओके, फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अब क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन वाले फोर्थ पॉइंट में बस एक पाबंदी है कि ये फंक्शन जो है इस जी ऑफ एक्स के हिसाब से डिफाइंड भी होना चाहिए। कब नहीं होगा, जब ये जीरो हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बस ये लास्ट एक रिस्ट्रिक्शन लिखनी पड़ेगी कि जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ये 4 लिख लिए। पांचवा और आखिरी है कंपोजिट, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस लिखो, लास्ट हेडिंग। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, उससे पहले ये बताओ कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं? कंपोजिशन किया था ना, फंक्शन पे फंक्शन लगाना, है ना, उसको हम कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं। तो अगर फंक्शन पे फंक्शन लगा हुआ है, कैसे, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और चेक करवा रहा है कि बताओ ये कंटिन्यूस है या नहीं है। अभी कंपोजिट फंक्शन है, पहले किसी एक्स का स्क्वायर किया और फिर उसके ऊपर साइन लगाया,
तो एक फंक्शन तो इसमें एक्स स्क्वायर छुपा हुआ है और एक फंक्शन में साइन एक्स छुपा हुआ है, उसका कंपोजिट फंक्शन ये है। अब आपको चेक करने के लिए कहा कि आप चेक करो कि ये कंपोजिट है, ये कंटिन्यूअस है या नहीं। अब कंटिन्यूटी की बात हो रही है अभी पहले एक्सरसाइज में ओनली। तो आप पहले एक्स स्क्वायर को चेक कर लो, यानी कि आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है या नहीं है किसी गिवन पॉइंट, वो चेक कर लो। फिर आप एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कंटिन्यूअस है या नहीं है किसी गिवन पॉइंट, उसी गिवन पॉइंट पे, क्योंकि इसके लिए तो एक ही गिवन पॉइंट दिया होगा ना, उस सेम गिवन पॉइंट पे अगर ये दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो इनका जैसा भी कंपोजिशन बनाओ, इस पर ये लगा के ये लगाओ या ये लगा के, यानी गॉफ लगाओ या फॉग लगाओ, वो भी कंटिन्यूअस होगा अगर दोनों अलग अलग कंटिन्यूअस है। ओके, वेरी इजी। सो लिखो, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू रियल वैल्यूड फंक्शंस, अगर एफ एक्स और जी एक्स दो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, साथ में एफ एक्स कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू सी पे और जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी पे, क्योंकि इसकी डोमेन एफ ऑफ सी हो जाएगी, उस जो उसकी रेंज है। ओके ना? तो फिर जो इनका कंपोजिशन बना, अभी अपन ने गॉफ बनाया, कल को फॉक भी बना सकते हैं, वो भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू सी पे। नोट हो गया? ठीक है। अब तक अपन कंटिन्यूटी जब चेक कर रहे थे तो वो फंक्शन रियल फंक्शन होना चाहिए था, अभी रियल वैल्यूड क्यों कहा सोचो। वो इसलिए कहा वो इसलिए कहा क्योंकि देखो जो फाइनल फंक्शन है, उस फाइनल फंक्शन की डोमेन और रेंज रियल होनी चाहिए। ठीक है, तो सपोज करो मेरे पास अभी कंपोजिट फंक्शन में मान लो मैंने तीन सेट बना दिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एफ फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइन है और जी फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइन है। ओके फाइन, एफ फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइन है, जी फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइन है। फाइन, ओके। ठीक है, मान लो इसको एज एन इनपुट में सी देता हूँ, मतलब इसमें सी नामक एलिमेंट्स है, राइट? तो इसमें जो आंसर्स होंगे वो एफ ऑफ सी होंगे और इसमें जो आंसर होंगे वो जी ऑफ एफ ऑफ सी होंगे। बोलो, जिसको अपन गॉफ ऑफ सी भी बोल सकते हैं और गॉफ ऑफ सी। बोलो। अब देखो, अगर एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब इसकी डोमेन कुछ भी है उसकी रेंज रियल होगी, तो अगेन जी तो ऑटोमेटिकली रियल हो जाएगा, तो फाइनल फंक्शन तो रियल बना ना। इसलिए ये क्या कह रहा है कि अगर कंपोजिट फंक्शन है तो एफ को छूटेगी, तू रियल हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो तू रियल वैल्यूड भी हो सकता है। ओके फाइन, बस इतनी सी बात है इसमें। अब जी की तो रियल होने की गारंटी होगी क्योंकि इसका तो रेंज तो रियल ही होगा। दूसरी चीज, ये फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी इसके डोमेन में सी पॉइंट पे चेक होगी, तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी इसके डोमेन के एफ ऑफ सी पे चेक होगी, तो इसलिए वहां पे एट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी लिखा है। इस पर कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि वो एट एक्स इक्वल टू सी पे चेक हो रही है। अगर एफ कंटिन्यूस है किसी एक पॉइंट पे, उसके हिसाब से जी कंटिन्यूस है किसी उस दूसरे पॉइंट पे जो इसका रेंज बन के आ रही है, तो अब इनका जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा गॉफ ऑफ एक्स, यहां से यहां डायरेक्ट जो बनेगा गॉफ ऑफ सी, मतलब वो भी कंटिन्यूस होगा अगर ये और ये दोनों कंटिन्यूस है। और अगर दोनों में से कोई भी एक डिसकंटिन्यूस है तो फिर 100% कंपोजिट फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी एंड अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। कल से अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है, जो भी पढ़ाया एक बार वीडियो को रिकॉल रिवाइज जरूर कर लेना, और फिर नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।